मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी लोग आज यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, भूकंप के विषय में जानेंगे और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भूकंप हमारी पृथ्वी पर क्यों आते हैं। और आप इस क्लास के साथ जुड़कर यह भी जानेंगे कि भूकंप के अपने क्या लाभ हैं। अभी तक आप सभी लोग बचपन से ये देखते आए हैं भूकंप की हानियों के संदर्भ में। आपने भूकंप की हानियां बहुत सारी देखी, लेकिन हम आपको इस क्लास के दौरान बताएंगे, जब आप हमारे साथ भूकंप को पढ़ेंगे तो यहां पर आप यह भी जानेंगे कि भूकंप के क्या लाभ हैं। तो हम सबसे पहले भूकंप के कॉन्सेप्चुअल पार्ट को देखने का प्रयास करेंगे, उसके अवधारणात्मक पक्ष से अपने को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर जब हम भूकंप की अवधारणा को देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भूकंप आखिर आता क्यों है, तो जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी पृथ्वी पर भूकंप के लिए उत्तरदायी कोई न कोई शक्ति है। बिना शक्ति के हमारी पृथ्वी पर भूकंप नहीं आ सकता है, और यह तरंगों के रूप में हमारी पृथ्वी के अंदर में प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में हमारी पृथ्वी के अंदर में ये जन्म लेती हैं। और यही जो तरंगे हैं जिनके अंदर ऊर्जा संचित होती है, यही तरंगे जब हमारी पृथ्वी के अंदर से भूसतह पर आ जाती हैं तो इसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। तब हमारे वाचनालय, हमारे पुस्तकालय, हमारे एनी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास, सब कुछ को ये भूकंपी लहरें क्या कर देती हैं, तहस नहस कर देती हैं, जिसे हम प्रथम दृष्टया नुकसान के तौर पर देखते हैं। तो ये सारी भूकंपी लहरें कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक होती हैं, जो हमारे रहवासों को नष्ट कर दे, हमारे आपके जीवन में जीने के साधनों को नष्ट कर देती हैं, उन संसाधनों से हमें कहीं ना कहीं दूर कर देती हैं। तो यही भूकंपी लहरें हैं जिन्हें हम PS और यल के रूप में जानते हैं। ये भूकंपी लहरें हमारी पृथ्वी के अंदर में कहीं भी जन्म ले सकती हैं। माना कि यहां पर जन्म ली भूकंपी लहरें, अगर यहां पर जन्म लेती हैं तो उसे हम कहते हैं भूकंप का मूल कहते हैं। उसे हम कहते हैं भूकंप का मूल, या फिर इसे हम कहते हैं अर्थक्वेक्स फोकस के रूप में इसे हम जानते हैं। और यही भूकंपी लहरें हमारे भूकंप के मूल या भूकंप की जड़ में जन्म लेकर के हमारी पृथ्वी के समस्त भागों में जाती हैं। हमारी पृथ्वी के सभी भागों में इन भूकंपी लहरों का पल संचरण होगा, जाएंगी ये लहरें। लेकिन सबसे पहले हमारी भूकंपी लहरें हमारी पृथ्वी के जिस भाग पर आती हैं, जिस भाग पर इनका प्रगटीकरण होता है, उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक सेंटर, या उसे हम कहते हैं भूकंप का अधिकेंद्र। उसे हम कहते हैं भूकंप का अधिकेंद्र, या भूकंप अधिकेंद्र के रूप में इसे हम जानते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं अर्थक्वेक एपिसेंटर। अर्थक्वेक एपिसेंटर के रूप में इसे हम जानते हैं, जहां पर हमारी पृथ्वी के जिस भूभाग पर ये सबसे पहले आकर के प्रकट होती है, उसे हम जानते हैं भूकंप के अधिकेंद्र के रूप में। और यही भूकंपी लहरें सभी राष्ट्रों में जाएंगी। भूकंप का मूल चाहे अमेरिका में बना हो, भूकंपी लहरें भारत में भी आएंगी, नेपाल में भी जाएंगी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी जाएंगी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में भी जाएंगी, सभी स्थानों पर जाएंगी। यदि भूकंप का मूल या भूकंप की जड़ सपोज दैट नेपाल में बना है, तो नेपाल से ये भूकंपी लहरें अमेरिका तक भी जाएंगी। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति चाहें कि ये भूकंपी लहरें अमेरिका में ना आए, तो वो अगर लोहे की दीवार भी बना दें, अगर लोहे की दीवार भी बना दें हमारी पृथ्वी के अंदर, तब भी ये भूकंपी लहरें हमारी पृथ्वी के समस्त भागों में जाएंगी।
अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहे नेपाल से कि अगर हमारे यहां भूकंपी लहरें आएंगी तो हम सुबह ही आपके राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करेंगे, आपकी सॉवरेन पावर को हम कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, संप्रभु शक्ति को, अगर ऐसा कहें तो फिर भी ये भूकंपी लहरें हमारी मानने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी प्रकृति के किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। ऑल इज इक्वल, हमारी प्रकृति के लिए सभी समान है, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी समूह हो, कोई भी वर्ग हो, सभी लोग समान हैं। तो हमारी प्रकृति समस्त भागों में इस तरीके से हमारी ये लहरें जाएंगी। यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये भूकंपी लहरें सबसे ज्यादा मजबूती के साथ कहां पर पहुंचेंगी, अगर इस बिंदु की बात करें तो कहीं ना कहीं हम सबको ध्यान में आता है ये भूकंपी लहरें हमारी भूकंप के अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले दस्तक देती हैं, सबसे पहले इनकी मौजूदगी होती है भूकंप के अधिकेंद्र पर, क्योंकि भूकंप के मूल से सबसे निकटस्थ दूरी जो हमारी होती है 90 डिग्री पर, 90 अंश का कोण बनाते हुए, 90 अंश का देखिए कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बनाते हुए सबसे निकटस्थ दूरी जो हमारी होती है वो कहीं ना कहीं कौन होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी भूकंप का अधिकेंद्र होता है। तो जब भी भूकंप आता है तो आप सभी लोग देखते होंगे, पत्रकार महोदय और मीडिया के चैनल हम सबको ये बताने में लग जाते हैं कि आखिर भूकंप का अधिकेंद्र या भूकंप का सेंटर कहां पर बना हुआ है। वो हमें ऐसा क्यों बताना चाहते हैं? दरअसल इसके पीछे एक आधार है। दुनिया में जितने भी लोग भूकंप के तकनीकी पद से अवगत हैं, दरअसल वो इस विषय को जानते हैं जहां पर अधिकेंद्र भूकंप का बनता है उसके आसपास वाले इलाकों में ज्यादा तोड़क कार्रवाइयां काम करती हैं, ज्यादा तोड़क गतिविधियां कहीं ना कहीं वहां पर सक्रिय होती हैं। ये हमारी पीएस और यल जो प्रत्यास्थ तरंगे हैं ये ज्यादा मजबूती के साथ वहां पर पहुंचती हैं और ये ऊर्जा के रूप में वहां पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं पत्रकार लोग ये बताने का प्रयास करते रहते हैं भूकंप का अधिकेंद्र कहां बना। दरअसल पत्रकार महोदय को भी अपने आप को कहीं ना कहीं सिद्ध करना है कि हम भी भूकंप के विषय में और आपको भी अवगत कराना है, जिससे डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ठीक प्रकार से किया जा सके, क्योंकि आपदा के बाद का प्रबंधन, आपदा तो जो होना था वो हो गया। भूकंप आने से अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी चाहें कि हम रोक दें, दुनिया का डीजीपी अमेरिका भी चाहे कि उसे हम रोक दें, तो उसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह घटना हमारी कैसी घटना है? प्राकृतिक परिघटना है, नेचुरल फिनोमेना है, इसे रोका नहीं जा सकता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं सब लोग ये बताने में लगे होते भूकंप का अधिकेंद्र कहां बना। तो अधिकेंद्र आप जानते ही ये जान जाते हैं कि जहां पर अधिकेंद्र बना होगा वहां पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा उसके आसपास के एरिया में। तो इस विषय को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर भूकंप का अधिकेंद्र इस्तांबुल में बना है, आपको टीवी के माध्यम से ऐसी सूचना मिल रही है, प्रसार संचार यंत्रों के माध्यम से, तब आपको यह पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए, आपको यह संज्ञान हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस्तांबुल में अगर अधिकेंद्र बना है तो इस्तांबुल के आसपास ज्यादा तोड़फोड़ हुआ होगा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ होगा। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न पूछा जाता है जहां पर पृथ्वी के जिस भाग पर हमारी भूकंपी लहरें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे हम निम्न में से क्या कहते हैं। ऐसा प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेंगे। जब आप अपने नॉलेज को लेकर के बिल्कुल क्लियर हैं तब आपको वहां पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हमें अपने नॉलेज को लेकर के बिल्कुल क्लियर रहना है कि जहां पर हमारी भूकंपी लहरें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे हम एपिसेंटर कहते हैं
और जहां से इनका जन्म होता है उसे हम मूल कहते हैं। दरअसल कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि हम आत्मज्ञान से परीक्षा भवन में प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे विद्यार्थी का प्रश्न यहां पर गलत होने वाला है। तो हमें किसी भी विषय वस्तु को बहुत ठीक प्रकार से समझना चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं जब हम भूकंप मूल की अवधारणा को पढ़ेंगे और भूकंप केंद्र की अवधारणा से परिचित है, तभी यह प्रश्न हमारा सही होगा। नहीं तो वहां पर हम केंद्र राज्य संबंध जोड़ने लगेंगे। जैसे केंद्र से योजनाएं राज्य में, राज्य से योजनाएं फिर गांव में, इस प्रकार से जिला में, फिर गांव में, इस प्रकार से हम जोड़ने लगेंगे और वहां पर हमारा तर्क शक्ति कहीं ना कहीं यहां पर गलत दिशा में जा रही होगी। दरअसल यहां इस प्रकार से तुकबंदी के आधार पर इस प्रश्न को आप सही आंसर नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर हमें क्लियर जानना होगा कि भूकंप का मूल किसे कहते हैं और भूकंप का अधिकेंद्र किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर जब भूकंप आता है तो उस दौरान कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के तीन घोस्ट है, तीन विनाशक शक्तियां हैं जो हमारी पृथ्वी पर तोड़क कार्रवाई करती है, हमारी पृथ्वी पर मौजूद समस्त संरचनाओं को तोड़ती हैं, जो आप सभी के जीवन जीने में सहयोग करने वाली चीजें हैं, उन्हें तोड़ती हैं ये सब। और ये जो तरंगे हैं, आइए इनके विषय में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और जानते हैं। ये जो हमारी तरंग है, जो हमारी तरंग भूकंप के दौरान उत्पन्न होती है, उसमें हमारी एक तरंग है पी तरंग। हमारी पी तरंग है जिसे हम कहते हैं पी तरंग, या फिर इसे हम कहते हैं प्राथमिक तरंग। इसे हम कहते हैं प्राथमिक तरंग या पी तरंग के रूप में। तो इस विषय को ध्यान में रखना है। पी को हम कहते हैं प्राइमरी वेव, प्राथमिक लहर। और फिर यहां पर हमारी अगली जो तरंग होती है उसे हम यस कहते हैं, या उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेव या द्वितीयक लहर। द्वितीयक तरंग। और हमारी एक होती है यल वेवलेंथ, जिसे हम कहते हैं लव वेवलेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं, लव वेवलेंथ के रूप में जानते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, लव वेवलेंथ के रूप में जानते हैं। लव वेव। एच.डी. लव महोदय ने इसकी खोज की थी, इसीलिए उनके नाम के आधार पर इसे हम लोग लव वेवलेंथ, या फिर इसे हम हिंदी में कहते हैं तृतीयक तरंग। ये सभी तरंगे जो हमारी पृथ्वी के अंदर में उत्पन्न होती है, इन तरंगों के अपने कुछ गुणधर्म हैं, इन तरंगों के अपने स्वभाव हैं। आइए उन तरंगों के गुणधर्म और स्वभाव को यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारी तरंगों के अपने कौन कौन से मौलिक गुणधर्म हैं जो कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रभावित करते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर भूकंप लाने के लिए उत्तरदायी हैं, जो हमारी पृथ्वी पर तमाम प्रकार की संरचनाओं के तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। उन लहरों के विषय में आइए हम देखते हैं, इनके गुणधर्म के विषय में। हमारे पी वेवलेंथ की अगर हम बात करें, यहां पर पी वेवलेंथ की अगर बात करें, पी यस और यल वेवलेंथ की, इनके संचलन की बात करें, पदार्थ की किन अवस्था में ये हमारी लहरें चल पाएंगी और किन अवस्था में नहीं चल पाएंगी। जैसे कुछ विद्यार्थी को लड्डू खाना नहीं पसंद होता है, और कुछ विद्यार्थी अगर रसगुल्ला पा जाए तो बहुत चाव के साथ खाते हैं, और कुछ विद्यार्थी लड्डू भी पसंद करते हैं। तो क्लास में बैठे हुए प्रत्येक विद्यार्थी के अपने अलग अलग गुणधर्म होते हैं, स्वभाव होते हैं। जिन बच्चों को लड्डू खाना नहीं पसंद है, उन्हें आप जब कहेंगे प्रसाद है तभी वो लड्डू ग्रहण करते हैं, अन्यथा अपना लड्डू की दिशा में हाथ नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे उनके पास आप ले जाएंगे, देहाती रसगुल्ला से उन्हें अवगत कराएंगे,
तो तुरंत अपने हाथ को बढ़ाकर उठा लेंगे, क्योंकि वह उनके स्वभाव से मैच खाता है, मेल खाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे हमारी पी वेवलेंथ है, यस वेवलेंथ है और यल वेवलेंथ है। हमारी पी वेवलेंथ के अपने गुणधर्म हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनके पदार्थ में संचलन को लेकर के अगर हम बात करें, ठोस, द्रव और गैस, तो हमारी जो पी वेवलेंथ होती है वो पदार्थ के तीनों माध्यमों में, पदार्थ के तीनों माध्यमों में चल सकती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो या चाहे गैस हो, यह पदार्थ के तीनों माध्यमों में चल सकती है। वहीं पर जो हमारी यस वेवलेंथ है वो रसगुल्ला तो खाती है लेकिन लड्डू नहीं खाती है। तो ये बात ध्यान में रखना है, अर्थात वो द्रव माध्यम में परिसंचरण नहीं करती है। वहीं पर जो हमारी अगली वेवलेंथ है जिसे हम यल वेवलेंथ के रूप में जानते हैं या जिसे हम लव वेवलेंथ कहते हैं, ये पदार्थ के तीनों माध्यमों में चल सकती है। तो हम इनके पदार्थ के तीनों माध्यमों में चलनों को लेकर के अगर विश्लेषण करें तो मात्र यही चार्ट अगर आपको याद है, ये चार्ट आपको तैयार है, तो यहां से आने वाले सारे के सारे प्रश्न आपकी चुटकियों में सही हो जाएंगे, आराम से बिल्कुल आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर महोदय आपसे प्रश्न ऐसा पूछ सकते हैं कि हमारी कौन सी ऐसी तरंग है जो पदार्थ के दोनों माध्यमों में तीनों माध्यमों में चल सकती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, पी और यल को। पी और यल हमारी ऐसी तरंगे हैं जो पदार्थ के तीनों माध्यमों में परिसंचरण कर सकती हैं। और आपसे एग्जामिनर महोदय ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, कौन सी ऐसी लहर है या कौन सी ऐसी तरंग है जो हमारे पदार्थ के केवल द्रव माध्यम में चलती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं द्रव माध्यम में नहीं चलती है, तो हमारी यस है, तो यहां पर हम यस को टिक करेंगे। विकल्प कितने भी दे दिए जाए आपको भटकाने के लिए, लेकिन आप अपने नॉलेज से नेगेटिव विकल्पों को अलग करके अपने पॉजिटिव विकल्प की दिशा में आगे बढ़ेंगे। फिर यहां पर हम लोग इसकी गतिशीलता को लेकर के अगर बात करें, पी यस और यल, पी माने प्राइमरी वेवलेंथ, यस माने सेकेंडरी वेवलेंथ, यल माने लव वेवलेंथ, ये हमारी जो वेवलेंथ है, ये सारी की सारी वेवलेंथ की गतिशीलता को लेकर के अगर हम बात करें तो यहां पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी गतिशीलता को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमें ध्यान में आता है ये हमारी जो लहर है, ये जो हमारी तरंग है जो भूकंप के दौरान हमारी पृथ्वी में उत्पन्न होती है, इनकी अगर हम गतिशीलता को लेकर के बात करें कि हमारी कौन सी वेवलेंथ ज्यादा गतिशील है और कौन सी वेवलेंथ हमारी कम गतिशील है, कौन सी हमारी तरंग कम गतिशील है, अगर हम गतिशीलता को लेकर के बात करें तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारी पी, ये हमारी पी वेवलेंथ है, ये हमारी यस है, लहर तरंग है, ये हमारी यल है। यहां पर जब हम गतिशीलता को लेकर के बात करें कि किसकी गति ज्यादा है और किसकी गति कम है, तो यहां पर हमारी जो ये तरंगे हमारी पृथ्वी में भूकंप के दौरान ये शक्तियां उत्पन्न होती हैं, और यही शक्तियां जब हमारी पृथ्वी के बाहर आती हैं, इसमें हमारी पी जो लहर होती है जो हमारे भूकंप के दौरान उत्पन्न होती है, ये हमारी सबसे तीव्र गति से चलती है, सबसे तीव्र गति से चलने वाली लहर है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। और जो हमारी यस वेवलेंथ है ये मध्यम चाल को अपने पास रखती है, ये 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। फिर हमारी सबसे मंद गति से चलने वाली जो तरंग है ये मात्र 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। तो यहां पर हमारी पी, यस और यल, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हुई, कहीं ना कहीं हमारी सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो तरंग है वो पी है,
और दूसरे नंबर पर यस है, मध्यम चाल लगती है। और सबसे मंद गति से चलने वाली भूकंप के दौरान धरातली जो तरंग है हमारी, वो यल है, जो सबसे मंद गति से कहीं ना कहीं चलती है। इसका सबसे मंद गति से परिसंचरण कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। यहां पर हम देखें, अगर हमें एक एग्जाम्पल से इसे समझने का हम प्रयास करें, अगर हमें इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी तय करनी है, यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, इस बिंदु से लेकर के अगर हमें इस बिंदु की दूरी तय करनी है, तो हम अगर फर्स्ट कंडीशन में इस परिपथ का अनुसरण करें और सेकंड कंडीशन में हम कहीं ना कहीं इस परिपथ का अनुसरण करें, तो आप सभी विद्यार्थीगण बताएं कि हम पहले कंडीशन में जल्दी दूरी तय कर लेंगे जब हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी तरंग छोटी है, तब हम जल्दी दूरी ए से बी की कर लेंगे, या फिर हम चाल समान होकर, या फिर हम इस वाले जो हमारी तरंग जिसमें बड़ी है, वेवलेंथ हमारी बड़ी है, उस परिपथ का अनुसरण करके हम जल्दी तय कर लेंगे दूरी को। ये बहुत व्यवहारिक चीज है। यहां पर कहीं ना कहीं हम फर्स्ट कंडीशन में जिसमें हमारी तरंग दैर्घ्य लघु है, छोटी तरंग दैर्घ्य है, जो आप देख पा रहे हैं यहां पर, उस परिपथ का अगर हम अनुसरण करें तो कहीं ना कहीं हम अपनी दूरी को बहुत जल्द ही क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, जल्दी हम अपनी दूरी को कवर कर लेंगे। लेकिन हम सेकंड कंडीशन में अगर देखें, सेकंड कंडीशन में देखें जिसमें हमारी तरंग दैर्घ्य बड़ी है, उस परिपथ का अगर हम अनुसरण करें तो कहीं ना कहीं हमें समय ज्यादा लगेगा दूरी तय करने में। अर्थात ये बात पूरी तरीके से सिद्ध हुई, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हुई, जिसमें हमारी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, जितनी लघु होगी उसकी चाल उतनी तीव्र, जिसकी मध्यम है तो उसकी मध्यम, और जो जितना ज्यादा जिसकी तरंग दैर्घ्य बड़ी होगी उसकी चाल उतनी ज्यादा मंद होगी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां पर हम देखते हैं कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी चाल मंद है। तो हम इस चार्ट के माध्यम से मात्र कहीं ना कहीं इसकी गतिशीलता की व्याख्या कर सकते हैं कि हमारी कौन सी लहर, हमारी भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली कौन सी तरंग सबसे तेज मूविंग करती है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये पी है, और फिर हमारी यस है, और फिर हमारी जो सबसे मंद गति से चलने वाली तरंग है वो तरंग है हमारी यल। हमारी पी वेवलेंथ को हम अनुदैर्ध्य गति करती है। पी वेवलेंथ हमारी कैसी गति करती है, अनुदैर्ध्य गति करती है। अनुदैर्ध्य गति करती है। और हमारी जो यस वेवलेंथ है अनुप्रस्थ गति करती है। और फिर यहां पर हमारी जो ये लहर है ये भी अनुप्रस्थ गति करती है। तो ये बातें हम सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखनी है। यहां पर जो इसकी चाल होती है वो ध्वनि के समान होती है, ध्वनि के समान होती है, और ये अनुप्रस्थ हमारे प्रकाश की भांति गति करती हैं। ये दोनों अनुप्रस्थ गति करती हैं जैसे हमारा प्रकाश गति करता है। तो इस तरीके से ये हमारी अनुप्रस्थ गति करती हैं, और हमारी पी वेवलेंथ ध्वनि की चाल के समान गति करती है, बिल्कुल सीधा गति करती है। और अनुदैर्ध्य गति करना मतलब ऐसे ऐसे, जैसे हम चलते हैं ऐसे उठ उठ करके, वैसे जब हमारी लहरें ऐसे ऐसे लचकता को लेकर के गति करें, इस प्रकार से गति करें कुछ, तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य गति। तो यहां पर हमारी जो वेवलेंथ है पी वेवलेंथ, ये ध्वनि के समान गति करती है। और इनकी गति की तीव्रता को लेकर के मात्र चार्ट के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं हमारी कौन सी तरंग सबसे तेज मूविंग है और कौन सी तरंग सबसे मंद गति करती है।
एक बात सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है, हमारी पी वेवलेंथ जो भूकंप के दौरान उत्पन्न होती है वो निसंदेह सबसे तेज चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाश की अगर बात हम करें तो सबसे ज्यादा विनाश हमारी कौन सी लहर लाती है, तो हमारी यल वेवलेंथ है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, जो सबसे ज्यादा तोड़फोड़ करती है वो हमारी यल वेवलेंथ है। ये हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तोड़फोड़ के लिए उत्तरदायी है और ये हमारे धरातल पर ही चलने वाली वेवलेंथ है। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, तो इस बात को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। चाल निसंदेह इनकी कम है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर हमारे वाचनालय, पुस्तकालय, हमारे अधिवास, हमारी सड़कें, सब कुछ तोड़ने के लिए सबसे प्रभावी तरीके से ये उपस्थित होती हैं, सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। चाल तो मंद है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ अगर हमारी कोई लहर करती है तो हमारी कौन सी लहर है? यल लहर है। इसको बिल्कुल एंजॉय के साथ इस प्रकार से याद करें, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हम लोग पी, यस और यल लहरों के गुणधर्म देख रहे थे, उनके स्वभाव का विश्लेषण कर रहे थे। जैसे क्लास में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी के अपने स्वभाव होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उनके अपने निजी व्यक्तित्व होते हैं। सभी का व्यक्तित्व समान नहीं होता, सबका व्यक्तित्व एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर लेकर क्या है? असमानता मौजूद है। ठीक उसी तरीके से हमारी ये लहरें हैं, इनमें कहीं ना कहीं समानता नहीं है इनके गुणधर्म को लेकर के। जब हम इनके पदार्थ में चाल को लेकर के बात करते हैं तो हमारी पी और यल लहर है जो पदार्थ के तीनों माध्यमों में चल रही है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यहां पर हमारी यस वेवलेंथ है जो पदार्थ के केवल एक माध्यम में, दो माध्यम में चलती है, एक माध्यम में नहीं चलती है। उस माध्यम को हम कहीं ना कहीं द्रव के रूप में जानते हैं। अब हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी पृथ्वी के पर आने वाले भूकंप जो हमारी पृथ्वी पर आते हैं, ये भूकंप जो हमारी पृथ्वी पर आते हैं उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, कौन कौन से कारण हमारी पृथ्वी पर भूकंपों के लिए जिम्मेदार है। इस बात को यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारी पृथ्वी पर भूकंप आने के लिए कौन कौन सी शक्तियां उत्तरदायी हैं, कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारी पृथ्वी पर भूकंप लाती हैं, जो हमारी पृथ्वी पर भूकंप लाने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जब हम इन फोर्सेस की बात करते हैं, इन शक्तियों की बात करते हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि केवल 4 ही कारण ऐसे हैं, केवल 4 कारण हमारी पृथ्वी पर भूकंप लाने के लिए उत्तरदायी हैं। भूकंप के कारण अन्य किसी कारण से हमारी पृथ्वी पर भूकंप नहीं आ सकता है। तो यहां हम कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक को देखने का प्रयास करेंगे। आखिर हमारी पृथ्वी पर भूकंप आने के कौन कौन से कारण हैं, और इस भूकंप का अध्ययन हम जिस भूगोल शास्त्र की शाखा में करते हैं उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, और जिस यंत्र के द्वारा हम भूकंप का मापन करते हैं उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, और इसका मूल्यांकन हम रिएक्टर पैमाने पर करते हैं। रिएक्टर पैमाना सबसे ज्यादा वैज्ञानिक माना गया है, जिसमें 1 से 9 अंक होते हैं। 1 से कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। अगर मैं कहूं किसी स्थान पर 4 रिएक्टर का भूकंप आया है, और फिर मैं कहूं कि अमुक स्थान पर 5 रिएक्टर पैमाने पर भूकंप आया है स्केल पर, तो इसका मतलब होता है जहां पर 4 रिएक्टर का भूकंप आया हुआ है और जहां पर 5 रिएक्टर का भूकंप आया है, उनमें 10 गुना अंतर है उनकी प्रभावशीलता को लेकर के।
अगर 4 रिएक्टर की बात होगी, 5 रिएक्टर वाले क्षेत्र में 10 गुना ज्यादा विनाश हुआ होगा। अर्थात कि एक संख्या बढ़ने पर प्रबलता शक्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस बात को बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है। तो यहां पर हम देखते हैं जब हमारी पृथ्वी पर भूकंप आता है तो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी से, अंदर से हमारी पृथ्वी माता के गर्भ से, हमारी पृथ्वी माता के पेट से कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं क्या चीजें घटित होती हैं। कहीं ना कहीं यहां पर हम लोग अगर देखें, हम लोग यहां जानने का प्रयास करें तो हम सबके ध्यान में आता है कि रेडान गैस की मात्रा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। हमारी पृथ्वी पर रेडान गैस का सांद्रण, रेडान गैस की मात्रा कहीं ना कहीं बढ़ी हुई प्राप्त होती है हम सभी को। इसी कारण से जब हमारी पृथ्वी पर भूकंप आता है तो पक्षी, कुत्ते, ये सब असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। असामान्य व्यवहार, जो उनका सामान्य व्यवहार है, जो उनकी दिनचर्या है, उससे थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसे सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ज्यादा चहलकदमी आती है, उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है और हमारे डॉग्स कहीं इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे वायुमंडल में रेडान गैस का सांद्रण जब भूकंप आता है उस दौरान कहीं न कहीं बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इस बात को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। अब हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर भूकंप के कारण कौन कौन से हैं। जब हम भूकंप के कारणों की तलाश करते हैं तब ध्यान में आता है मात्र 4 ही कारण ऐसे हैं जिनसे हमारी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। इससे इतर दुनिया में कोई भी कारण नहीं है जो हमारी पृथ्वी पर भूकंप ला सके। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है सबसे पहला कारण है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार, हमारी पृथ्वी पर वॉल्केनिज्म क्रिया होती है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, प्लेटें आपस में टकराती हैं और जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो अधिक घनत्व की प्लेट का क्षेपण होता है, नीचे जाती है और नीचे जाकर के गर्मी के कारण ये प्लेट मेल्ट हो जाती है। जब मेल्ट हो जाती है, गर्म और तप्त हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं मैग्मा, गर्म तप्त मैग्मा। यही गर्म तप्त मैग्मा, इसमें से भाप निकलता है। जब कोई चीज गर्म होती है तो इसी गर्म तप्त मैग्मा से भाप निकलेगा और यही संवहनी ऊर्जा हमारी कठोर प्लेटों को तोड़ करके, हमारी कठोर प्लेटों को तोड़ करके इस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गार हमारी पृथ्वी पर हो जाता है। जब ये ज्वालामुखी उद्गार की परिघटना घटित हो रही होती है, जब मैग्मा बाहर आ रहा होता है, जब गैसें हमारी पृथ्वी के अंदर में मौजूद प्लेटों को तोड़ रही होती हैं, उस दौरान कहीं ना कहीं यहां पर क्या लगेगा, झटका लगेगा हमारी पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी की प्लेटें कांपेंगी, उसमें फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी और जब हमारी पृथ्वी की प्लेटों के अंदर फ्रीक्वेंसी आएगी, तरंगतता आएगी और हमारी प्लेटें कांपेंगी, तो कहीं ना कहीं जब भी अवांछनीय ऊर्जा, कोई भी अवांछनीय ऊर्जा हमारी पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है तो हमारी पृथ्वी का स्वभाव है कि उसे क्या कर देना, बाहर डिस्चार्ज कर देती है हमारी पृथ्वी, उसको बाहर रिलीज कर देती है उसको। हमारी पृथ्वी इतनी संवेदनशील है जो कभी कूड़ता में रहना नहीं चाहती है। तो आप सभी विद्यार्थियों से भी मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग कभी कूड़ता में ना रहें, बिल्कुल प्रसन्न रहें, बिल्कुल हंसते रहें, आनंद में रहें और आनंद के साथ रह करके अपने उद्देश्य को सिद्ध करने में निरंतर लगे रहें। तो ये बातें ध्यान में सभी बालक बालिकाओं को रखना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं जैसा हमारी पृथ्वी का स्वभाव है, हमारी प्रकृति क्या चाहती है, सुप्रीम पावर ऑफ द यूनिवर्स
जो सर्वोच्च शक्ति हमारी प्रकृति जो संपूर्ण सृष्टि को चला रही है, वो क्या चाहती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रहना चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं अगर हम प्रकृति के स्वभाव को देखें तो हमारी पृथ्वी कभी कूड़ता में नहीं रहती, अपनी किसी भी अवांछनीय तत्व को बाहर निकाल देती है। तो ये शक्तियां हमारी पृथ्वी के अंदर से बाहर आ जाती हैं, और जब ये बाहर आ जाती हैं शक्तियां, तब इसी को हम कहते हैं भूकंप, अर्थक्वेक। आप देखें, जब हमारी पृथ्वी की ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ हमारी पृथ्वी पर, तो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के अंदर से जब पदार्थ बाहर आएगा, तो हमारी प्लेटें जो हमारी पृथ्वी के अंदर में लगी हुई हैं, जिन प्लेटों पर पर्वत, पठार, मैदान सब कुछ अवस्थित है, आपके मैदान जिस पर आप खड़े हैं, आपका गंगेटिक मैदान, गंगा माता का मैदान जिस पर आप सभी लोग खड़े हैं। और एक बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का भरण पोषण अगर दुनिया का कोई नदी मैदान कर रहा है इस पूरी विश्व सभ्यता में, तो हमारी गंगा मां की शक्ति है। 45 करोड़ आबादी को भरण पोषण और अन्न की व्यवस्था कहीं ना कहीं गंगा जी अपने तटों के माध्यम से करती हैं, अपने मैदानों के माध्यम से करती हैं। तो ये बात सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमारे लिए माननीय है, सम्माननीय है, सराहनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। तो ये क्रम कहीं ना कहीं हमारे कृतज्ञ राष्ट्र के साथ हमको जोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि भारत एक कृतज्ञ राष्ट्र है, किए गए उपकार को मानने वाला राष्ट्र है। इसीलिए हम कैसे अपनी पृथ्वी के उपकार को भूल जाएं, अपनी गंगा के उपकार को भूल जाएं। तो सबको याद करता है भारत के लोग। तो ये बातें बिल्कुल हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ये यहां से प्रकट हो जाती है। जब ये बाहर आ जाता है तो यहां पर कहीं ना कहीं हलचल मच जाता है हमारी पृथ्वी पर। तो आप यहां पर देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार से 50% तक का भूकंप, 50%, 50% तक का भूकंप हमारी पृथ्वी पर मात्र एक कारण से आता है, और वो कारण है ज्वालामुखी उद्गार। 50% बहुत ह्यूज मात्रा होती है, बहुत व्यापक मात्रा होती है। जब आप भूकंप का विश्व वितरण देखेंगे, तब वहां पर इस बात को आप समझ पाएंगे। एक चिर प्रचलित कहावत है भूगोल जगत में कि जहां जहां पर ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहां वहां पर भूकंप आता है, वहां वहां पर भूकंप आता है। जहां जहां पर ज्वालामुखी उद्गार होगा, वहां वहां पर भूकंप अवश्य आएगा, अवश्य संभावी है, आना बिल्कुल निश्चित है। जहां जहां पर भूकंप आएगा, जहां जहां पर ज्वालामुखी उद्गार होगा, दुनिया के जिस कोने में, वहां वहां पर भूकंप आएगा। लेकिन जहां जहां पर भूकंप आता है, वहां वहां ज्वालामुखी उद्गार होना निश्चित नहीं है। हम इसको संबंधित चैप्टर में वहां पर देखने का प्रयास करेंगे। आप लगातार जुड़े रहें, और ज्योग्राफी के हर एक कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जहां जहां पर ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहां वहां पर भूकंप आता है। इसी कारण से 50% तक के भूकंप हमारे आते हैं, कहां पर? ज्वालामुखी उद्गार से। फिर अगला कारण जब हम जानने का प्रयास करते हैं, तो अगला कारण हम सबके सामने आता है संतुलन मूलक भूकंप। संतुलन मूलक भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप। हमारी पृथ्वी संतुलन बना करके चलती है, बैलेंस, और संतुलन का नाम ही जिंदगी है। संतुलन का नाम जिंदगी है। और जिनकी जिंदगी में जिस भी विद्यार्थी और जिस भी व्यक्ति की जिंदगी असंतुलित हो गई, बैलेंस नहीं है, तो वो जीवन कहीं ना कहीं किस में आ जाता है? भटकाव में। और भटकाव को आप समझ ही सकते हैं, आप जैसे कुशल विद्यार्थियों से अधिक कौन समझ सकता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं संतुलन हमारी पृथ्वी भी बनाती है, जैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाते हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी संतुलन बनाना चाहती है, संतुलन बना करके चलना चाहती है, बैलेंस।
हमारी पृथ्वी ने कहीं पर्वत बनाए हैं तो कहीं पठार बनाए, कहीं मैदान बनाए हैं तो कहीं घाटियां बनाई, कहीं गर्त बनाए। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पूरी संतुलन बना करके चल रही है। जब हम मानव लोग पृथ्वी के संतुलन में असंतुलन पैदा करने का प्रयास करते हैं, उसे बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तब कहीं ना कहीं हम मौन रूप से बैठ करके प्राकृतिक आपदा को निमंत्रण लिख रहे होते हैं, प्राकृतिक आपदा को बुला रहे होते, आओ और हम सबके घर, मकान, वाचनालय, पुस्तकालय, सड़क, जो भी हम सब ने बनाया है उसको आकर तोड़ो। आपकी हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है, हम आपके स्वागत में खड़े हैं, ऐसा हम गुपचुप मौन निमंत्रण लिख रहे होते हैं। इसीलिए हमें पृथ्वी के संतुलन से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का हम प्रयास करते हैं और जानते हैं कि अर्थात संतुलन का हमारी पृथ्वी के भूकंप आने से क्या संबंध है, व्हाट रिलेशन, क्या संबंध है। तो यहां पर हम देखें, भारत का मानचित्र है, आपका प्यारा भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत, समृद्ध भारत, ये आपका भारत है। ये कहीं ना कहीं यहां पर आपका भारत है, जो आपका महान भारत है, जिसे आप महान भारत के रूप में जानते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए अपने महान भारत के विषय में। तो ये आपका प्यारा भारत है। तो यहां पर आप देखें, आपके भारत का ये मानचित्र है। तो यहां पर आप देखते हैं, यहां पर एक प्लेट है जिसे हम कहते हैं प्राइड इंडियन प्लेट, और हमारी ऊपर एक प्लेट है जिसे हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें उत्तराखंड और हिमाचल वाले और इस वाले पूरे एरिया में आकर के मिलती है। ये प्लेट इस एरिया में आकर के मिल रही है, दो प्लेटें हमारी पृथ्वी के अंदर, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। इस वाले स्थान पर अगर हम ज्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे, जहां पर कोई चीज मिलता है वहां पर कमजोर होता है, और इस वाले स्थान पर हम ज्यादा अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे या इस पर ज्यादा भार देने की कोशिश करेंगे, तो ये प्लेट जो हमारी है यहां पर कमजोर अवस्था में मौजूद है। ये हमारी पृथ्वी के अंदर प्लेट कांपने लगेगी। जैसे आपके शरीर के भार वहन क्षमता होती है, आपके शरीर की भार वहन क्षमता 50 किलो की है, लेकिन आप पर कोई आपके शरीर पर 1 कुंटल 100 किलो आपके ऊपर लाद दे, तो आप सबके हाथ पैर क्या करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। ये बातें बिल्कुल सबको ध्यान में रखनी है। ठीक उसी तरीके से हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें मौजूद है, उनकी भी अपनी भार वहन क्षमता है, उनकी भी अपनी भार वहन क्षमता है। एक निश्चित भार ही वो सह सकती है। अगर उससे ज्यादा भार देंगे तो हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूद प्लेट क्या करने लगेगी, कांपने लगेगी। और जब हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूद प्लेट कांपेगी तो आप सभी लोग कांपेंगे, तो आप सभी लोग कहते हैं भूकंप आ गया, ये निगोड़ा नाहक आ गया, इसे आना ही नहीं चाहिए, ये बहुत विनाशकारी होता है। हमें अपना भी आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मात्र आरोप और प्रत्यारोप से कुछ होने वाला नहीं है। तो यहां उत्तराखंड में जो भूकंप आया था, तो उत्तराखंड के इस वाले एरिया में, हिमाचल प्रदेश में यूपी तुल्य जलवायु है मेरे बच्चों। इस कारण से यहां पर कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया। ठंडी जलवायु है, गर्मी को दिनों में भारत के ज्यादातर लोग यहां पर रहना चाहते हैं, इस क्लाइमेट का एंजॉय करना चाहते हैं। इस कारण से सभी लोगों ने यहां पर अपने रिजॉर्ट बनाए, सभी लोगों ने यहां पर होटल्स बनाए, बेतरतीब तरीके से बिना एनओसी लिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना पर्यावरण मंत्रालय या संबंधित अथॉरिटी से लिए हुए यहां पर अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर क्या बढ़ा, भार बढ़ा। और जब हमारी पृथ्वी पर भार बढ़ा तो शंकर भगवान का तृतीय नेत्र खुल गया। जब भी अत्याचार, अनाचार, पापाचार
बढ़ता है तो शंकर जी अपना तृतीय नेत्र खोल देते हैं। तो यहां हमने अत्याचार किया, कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के साथ समायोजन नहीं स्थापित किया। तो यहां जब इस तरीके से प्राकृतिक परिघटना घटी तो सब लोग यहां पर क्या हो गए, तहस नहस हो गया। हमारी प्लेट अंदर कांपी और वही कंपन बाहर डिस्चार्ज हो गया। तो हमारे सब मकान, वाचनालय, पुस्तकालय, पूरा प्रलय आ गया उत्तराखंड में, पूरा विनाश ही विनाश हमें देखने को मिला। तो हमें इन घटनाओं से सीख लेनी चाहिए कि हम अगर कोई बांध बना रहे हैं, या हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या हम कोई टनल बना रहे हैं, किसी सड़क परियोजना को ले जाना चाहते हैं, तो हमें कम से कम अपनी पृथ्वी के अंदर मौजूद प्लेटों की भार वहन क्षमता का मूल्यांकन और अध्ययन करा लेना चाहिए। और किसी भी अथॉरिटीज को अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन का आदेश नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने समाज को सामुदायिक आपदा से बचाना चाहते हैं तो हमें इस विषय पर जरूर विचार करना होगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बातें ध्यान में रखना है कि हमारी कम्युनिटी को व्यापक पैमाने पर नुकसान ना हो, इसलिए जहां जहां पर कमजोर प्लेटें हैं वहां टनल ना बनाएं, हम वहां ज्यादा खनन ना करें, पृथ्वी को खोखला ना करें, नहीं तो हमारी प्लेटें वहां कांपेंगी। और जब जब हमारी प्लेटें कांपेंगी तो उन्होंने संकल्प ले रखा है कि हम आपको जरूर कपाएंगे, हम आपको इसका एहसास जरूर कराएंगे। हम आप माने हम सभी जीवजंतु, हम सभी प्राणी समाज को। तो यहां पर यह बातें ध्यान में रखनी है। इसे कहते हैं संतुलन मूलक भूकंप। जब हम संतुलन में परिवर्तन करते हैं कोई, तो हमारी पृथ्वी पर भूकंप आता है तो उसे संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं। और फिर यहां पर हम देखते हैं एक गुजरात में, इस गुजरात वाले इलाके में समुद्री इलाका है, गुजरात का भुज समुद्री इलाका है। इस भुज वाले इलाके में सन 2001 में जब यहां के चीफ मिनिस्टर थे केशुभाई पटेल, केशुभाई पटेल के पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे शंकर सिंह बघेला। शंकर सिंह बघेला के बाद केशुभाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। और उन्होंने गुजरात के विकास के लिए यहां पर एक योजना लाई, और जिसके तहत भुज और इस इलाके में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें बननी थी, और साथ ही साथ यहां पर ECCZ बनना था, जिससे यहां का आर्थिक विकास हो सके। तो यहां बहुत सारी इंडस्ट्रियां लगनी थी इस इलाके में। तो यहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रियां लगी, लेकिन यहां की सरकार ने अध्ययन नहीं करवाया यहां पर पर्यावरण मंत्रालय या संबंधित अथॉरिटीज से। यहां की प्लेटों का एक बार अध्ययन कर लेते वो। यहां पर दरअसल एक छोटी छोटी प्लेटें आकर के आपस में मिल रही थी, उनका अभिसरण क्षेत्र था, उनका मिलन था, स्थल था वो, जहां पर हमारी प्लेटें आकर के मिलती हैं। दरअसल कोई भी चीज जहां से आप तोड़ करके जोड़ेंगे वहां पर सबसे कमजोर होती है। तो इस कारण से हमारे प्लेटों के मिलन स्थल पर सबसे ज्यादा कमजोर था इस भुज वाले इलाके में। और यहां पर बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ, लोगों ने अपने अधिवास भी बनाए कि हमारे बच्चे इस इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहेंगे तो उन्हें कोई ना कोई रोजगार मिलेगा, उनकी आजीविका का साधन सुरक्षित होगा। ऐसी मनोदशा के साथ लोगों ने यहां पर अपने घर भी बनाए। कई परिवारों ने तो अपने जीवन की पूरी प्रॉपर्टी लगा दी अधिवास बनाने में। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो यहां पर हम देखते हैं तो ये बातें हम सबके ध्यान में आती हैं। लेकिन 26 जनवरी सन 2001 को, 26 जनवरी जब पूरा देश 26 जनवरी मना रहा था, उस दौरान कहीं न कहीं इस भुज वाले इलाके में एक भयंकर भूकंप आया। सन 2001 को भयंकर भूकंप आया और यहां पर पूरा तहस नहस हो गया,
पूरा तहस नहस, व्यापक पैमाने पर धन जन की हानि हुई। तो किस कारण से हुई? क्योंकि हमने यहां पर अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन किया। और यहां पर आप देखते हैं महाराष्ट्र में कोयना का भूकंप बहुत फेमस भूकंप है। कोयना का भूकंप बहुत फेमस भूकंप है। हमने यहां पर जली भार की वजह से भूकंप आया था। यहां पर भी हमारी महाराष्ट्र की प्लेट है, छोटी सी प्लेट, वो आकर के मिल रही थी और इस स्थान पर कहीं हमने क्या बना दिया? बांध बना दिया। और जैसे ही यहां पर सारे जल इकट्ठा हुए, क्योंकि महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में सिंचाई करना था, महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया बहुत सूखाग्रस्त एरिया है, तो इस इलाके में सिंचाई करनी थी और यहां पर कोयना बांध बनाया गया, कोयना नदी पर। और जैसे ये बांध बनाया गया, इसका जली भार हमारी प्लेट पर पड़ा और हमारी प्लेट ने यहां अंदर कांपना शुरू किया। और जब हमारी प्लेट ने कांपी, जब हमारी प्लेट कांपी, तब हमारी प्लेट ने यहां की तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कपा दिया, यहां के मानव समुदाय को, प्राणी समुदाय को भी कपा दिया। तो ये बातें सबको ध्यान में रखना है। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे संतुलन मूलक भूकंप, एक कारक की हम पड़ताल कर रहे थे, संतुलन मूलक भूकंप। और दूसरा कारण है हमारी पृथ्वी पर भूकंप आने का, तीसरा कारण जो होता है, यह होता है भ्रंश मूलक भूकंप। भ्रंश मूलक भूकंप इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जब कभी हमारी प्लेट है, उनमें लोचकता का गुण है, इलास्टिसिटी का गुण है, और ये विभिन्न प्रकार की धातुओं से मिलकर के बनी हुई हैं। किसी कारणवश अगर हमारी पृथ्वी के अंदर में मौजूद प्लेटें जो हमारी पृथ्वी के भार को वहन कर रही हैं, ये प्लेटें किसी कारणवश भ्रंशित हो जाती हैं, ये प्लेटें टूट जाती, सपोज दैट ये प्लेट है, ये प्लेट यहां से क्रैक हो गई, यहां से टूट गई, और इसका डाउनवर्ड होना, नीचे जाना, या इसका अपवर्ड होना, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, या फैलेगी। हमारी प्लेट भ्रंश मींस फॉल्ट। जब हमारी प्लेट टूट करके इस प्रकार से अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है, तो अपने ऊपर स्थित टोपोग्राफी पर मौजूद तमाम प्रकार की संरचनाओं को भी वो क्या कर देती है? हिला देती है। तो इस प्रकार से भी भूकंप हमारी पृथ्वी पर आते हैं। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। और चौथा भूकंप का जो कारण है हमारी पृथ्वी पर, चौथे भूकंप के कारणों की जब हम तलाश करते हैं, तो यहां पर हम सबके ध्यान में आता है चौथा भूकंप का जो कारण है हमारी पृथ्वी पर, वो कारण कौन सा है? आइए थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। तो यहां पर हम चौथे भूकंप के अगर कारणों की तलाश करें, तो हमें ध्यान में आता है कि हमारी पृथ्वी पर चौथा कारण जो भूकंप आने का है, वो कहीं ना कहीं पाताली भूकंप है। पाताली भूकंप हमारी पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं। इस प्रकार के भूकंप हमारी पृथ्वी की गहराइयों से स्वाभाविक तौर पर उठ जाते हैं। तो निम्न गहराई के भूकंप को हम बांटते हैं। निम्न गहराई के भूकंप को 0 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक अगर भूकंप का मूल बना है, तो इस पाताली भूकंप को हम निम्न गहराई वाले भूकंप कहते हैं। और मध्यम वाले गहराई की भूकंप की अगर हम बात करें, तो यहां पर कहीं ना कहीं 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक अगर भूकंप मूल बनता है, इसे हम कहते हैं मध्यम गहराई के भूकंप। निम्न गहराई की भूकंप इसे कहते हैं निम्न, और इसको हम कहते हैं मध्यम गहराई के भूकंप। और इसको हम कहते हैं लास्ट में जो हमारा पाताली भूकंप का प्रकार है, वो है अधिक गहराई के भूकंप। अधिक गहराई के भूकंप इसे हम कहते हैं, और इसकी गहराई होती है 250 से 250 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर तक। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं भूकंप आते हैं। इन चार कारणों से ही हमारी पृथ्वी पर भूकंप आएंगे, और कोई ऐसा कारण नहीं है जो हमारी पृथ्वी पर भूकंप के लिए उत्तरदायी हो।
तो हम प्रथम कारण के रूप में यहां पर देख रहे थे ज्वालामुखी उद्गार। जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होगा, हमारी प्लेटें, हमारा मैग्मा हमारी प्लेटों के साथ टकराएगा, और जब टकराएगा तो हमारी प्लेट टूटेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, और तमाम प्रकार की हलचल हमारी प्लेट में होगी। जब हमारी प्लेट जब जब डिस्टर्ब होगी, जब जब उसमें हलचल होगी, उसमें कंपन उत्पन्न होगा, और यही कंपन प्रत्यास्थ तरंग के रूप में हमारी पृथ्वी के बाहर आ जाता है, और फिर हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विनाश करता है। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखनी है। तो 50% तक के भूकंप ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ही आ जाते हैं, बाकी तीनों प्रकार के भूकंप 50% में शामिल हैं। फिर संतुलन मूलक भूकंप ने हमने देखा, फिर हमने यहां पर देखा भ्रंश मूलक भूकंप, फिर हमने देखा पाताली मूलक भूकंप। तो इस प्रकार से हम भूकंप के कारणों का ऑपरेशन कर रहे थे, हम भूकंप के कारणों के विषय में जानने का प्रयास कर रहे थे। हमने जाना कि भूकंप आने के कौन कौन से कारण है, व्हाट रीजन, क्या कारण है हमारी पृथ्वी पर भूकंप आने के। कभी कभी हमारी पृथ्वी, हमारी समुद्र के बड़ी बड़ी कगारें होती हैं, जैसे हमारी गंगा जी का कगार, यमुना जी का कगार, नर्मदा जी का कगार छोटा कगार होता है, नदी में धड़ाम से गिरता है। ठीक उसी तरीके से हमारे समुद्र के जो कगार होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, काफी वजनी होते हैं। ये कगार जब एक साथ हमारे समुद्र में तीव्रता के साथ गिरते हैं तो हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूद प्लेटें कांपने लगती हैं। ये भी संतुलन में कहीं ना कहीं, संतुलन, ये बैलेंस मूलक भूकंप को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार से चार ही कारण हैं जो हमारी पृथ्वी पर भूकंप लाने के लिए उत्तरदायी हैं। और एक भ्रंश मूलक भूकंप है जिसमें हमारी प्लेट अपनी लोचकता के गुणधर्म के कारण कहीं ना कहीं टूट जाती है, और वो टूट करके उसका अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होना, नीचे जाना, ऊपर आना, या फिर फैलना, ये सारी प्रक्रियाएं जब होंगी तब हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूद प्लेट कांपेगी। और हमारी प्लेट ने यह संकल्प ले रखा है कि जब जब हम कांपेंगे तब आपको कपाएंगे। तो ये अवांछनीय ऊर्जा जब जब हमारी पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होगी तब तब ये हमारी पृथ्वी की भूषता पर प्रकट होती है, और तब तब हमारे विनाश के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखनी है। तो यहां पर हम देखते हैं हमारी यह लहर सबसे ज्यादा विनाशकारी क्यों है, सबसे ज्यादा मंद इसकी चाल होती है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा विनाश क्यों लाती है ये हमारी लहर। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, ऐसा क्यों है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी जो ये लहर है, जो हमारी ये लहर है, इसकी गति कैसी होती, जिग जैग मोशन। इसमें कणों के चलने की दिशा बिल्कुल फिक्स नहीं होती है। भौतिक शास्त्र में एक प्रकार की गति होती है जिसे हम कहते हैं जिग जैग मोशन, और इसी गति को कोलाइडी विलयन में अगर हम देखें, रसायन शास्त्र में अगर देखने की बात करें तो इसी को हम कहते हैं ब्राउनी गति। तो यही जिग जैग मोशन की वजह से ये क्या कर देती है, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन लाती है, और हमारी पी की भी अपनी एक निश्चित दिशा होती है, यस की भी अपनी एक निश्चित दिशा होती है, लेकिन यहां पर कणों की चलने की कोई दिशा नहीं है। जैसे आप घर पर बैठे हुए हैं, आपको पिताजी क्या दे देते, कोई प्रोजेक्ट दे देते, इसको तोड़ना है, तो आप उसे सिंगल डायमेंशन से तोड़िए, उस पर प्रहार करिए। जब एक डायमेंशन से आप उस पर प्रहार करेंगे तो संरचना धीरे धीरे टूटेगी। लेकिन आप जब थक जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस पर मल्टी डायमेंशनल आक्रमण करने लगते हैं। मल्टी डायमेंशनल जब आक्रमण करते हैं आठों दिशाओं से, कहीं ना कहीं वो संरचना हमारी विभंगित होकर के ऐसे चरण मरण करके गिर जाती है। तो ये बातें सभी को ध्यान में रखनी है। तो यहां पर हमारी ये जो लहर होती है, तरंग होती है, जो हमारी तरंग कौन सी है, हमारी यल वेवलेंथ। ये कोई भी संरचना, जैसे हमारी दीवार है, हमारे पुल हैं, हमारी सड़कें हैं, इनको मल्टी डायमेंशनल अटैक करती है इन पर, और मल्टी डायमेंशनल आक्रमण करके इन सबको तोड़ देती है। जैसे अगर किसी भी सेना पर बहुदिशीय आक्रमण किया जाए तो सेना को परास्त करना आसान हो जाता है। यह सैन्य शास्त्र का अपना रूल है, नियम है। तो इसी तरीके से बहुदिशीय आक्रमण करती है हमारी ये लहर,
और बहुदिशीय आक्रमण करके किसी भी टारगेट को हिट करके तोड़ देती है। इसी कारण से ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। सब कोई भी परिघटना हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो यहां पर हमारी सबसे ज्यादा अगर विनाशात्मक लहर यल है तो व्हाट रीजन, इसके पीछे क्या कारण है। जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो यह ध्यान में आता है इसकी ब्राउनी गति, इसकी अपनी जिगजैग मोशन, कणों की चलने की दिशा का फिक्स ना होना, जिससे हमारी संरचनाएं जो भी इसकी चपेट में आएंगी उनका बचना बिल्कुल मुश्किल है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। जैसे युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में अगर मल्टी डायमेंशनल आक्रमण कर दिया जाए तो शत्रु का बचना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। समझने के लिए इसका उपयोग कहीं ना कहीं यहां पर बहुत ज्यादा इस सैन्य शास्त्र के नियम का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखना है। तो ज्योग्राफी के साथ जुड़े रहें और कहीं ना कहीं हम सब लोग विषय को समझने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।